बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की एग्जाम की तैयारी? ऑब्वियसली अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। किसी की हाफ ईयरली की एग्जाम है तो किसी की क्वार्टरली की एग्जाम है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है? सवाल नहीं, थ्योरी वो भी नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, वो रखते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। बच्चों को लगता है कि चलो ऑब्जेक्टिव तो हम इजीली कर लेंगे, तुक्का मारेंगे और ऑब्जेक्टिव हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। पर याद रखिएगा, तुक्का नहीं मारना है। बहुत सारे वीडियो मैंने देखे जिसके अंदर तुक्का मारना सिखा रहे हैं। तुक्का मारना नहीं है, आपको यहाँ पर सीरियसली किसी चीज को लेना है, क्योंकि जब हम किसी काम को या पढ़ाई को सीरियसली करते हैं तो डेफिनेटली उसमें हमें सक्सेस जरूर मिलती है। तो चलिए, यहाँ पर हमें ना तुक्का मारना है ना यहाँ पर गेस करना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव को समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर क्वार्टरली एग्जाम और हाफ ईयर एग्जाम चल रही है जिसके अंदर अकाउंट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को समझना है। तो इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पर 50 कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। पर यही ऑब्जेक्टिव आपकी एग्जाम में आ जाए ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एजुकेशन पर्पस के तौर पर मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 50 ऑब्जेक्टिव आपके सामने कुछ इस तरीके से। तो शुरू करते हैं। इस 50 ऑब्जेक्टिव के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी है और यहाँ पर आपके वन वर्ड भी है। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने ये रहा, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। यहां पर आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी अकाउंटिंग है जो अकाउंटिंग की ब्रांचेस है, ठीक है, शाखाएं हैं। पहले नंबर पे लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरे नंबर पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और चौथे नंबर पे लिखा है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, ये सभी चीजें अकाउंटिंग के अंदर आती है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कंसेशन एंड अलाउंस टू द कस्टमर। कंसेशन एंड अलाउंस गिवन टू द कस्टमर इज कॉल्ड। अगर हम क्या करते हैं, हमारे किसी ग्राहक को क्या करते हैं, कोई छूट देते, कोई कम दाम पे कोई चीज देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो आपके सामने ये रहा ऑप्शन। पहला, क्या हम इसको कमीशन कहते हैं, क्या हम इसको डिस्काउंट कहते हैं, क्या हम इसको ब्रोकरेज कहते हैं, और इसमें से इसको हम कुछ भी नहीं कहते हैं, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होना चाहिए, जब भी हम क्या कहते हैं, अपने कस्टमरों को कोई चीज कम दामों पे देते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। तो अलाउंस एंड कंसेशन को हम क्या कहेंगे बच्चों? डिस्काउंट कहेंगे। यह रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुडविल इज एंड द असेट। गुडविल किस प्रकार की असेट्स होती है? ऑप्शन रहा आपके सामने, इनटेंजिबल असेट्स, ओके, दूसरा है टेंजिबल असेट्स, तीसरा है रियल अकाउंट एंड चौथा है करंट असेट्स। तो याद होना चाहिए, गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है प्रसिद्धि, और गुडविल जो होती है वो हमारी असेट तो है, पर ये जो एक ऐसी असेट है जो हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसका आंसर है इनटेंजिबल असेट। तो गुडविल कौन सी असेट्स हुई बच्चों? हमारी इनटेंजिबल असेट्स। अगला नंबर पे देख रखा है, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टेज, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टेज आर इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर कितनी स्टेज होती, कितने चरण होते हैं? तो आप बताइए इसका आंसर क्या है? 1, 2, 3, 4। इसका आंसर है बेटा 8 स्टेजेस होती है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। तो इसका आंसर क्या है? 8। ओके, नेक्स्ट लिखा है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग बुक। अगर आप क्या कर रहे हो, एक सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है, अकाउंटिंग बुक में किसी चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? चलिए बताइए क्या कहेंगे इसको? तो इसका आंसर है बच्चों अकाउंटेंसी, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक नॉलेज पर रिकॉर्डिंग करते हैं, किसकी? अकाउंटिंग की बुक्स के अंदर सारे के सारी चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं, पर वो एक सिस्टमैटिक नॉलेज के लिए होता है, इसलिए हम उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी।
नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को जानने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाए। तो आंसर है इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें पता चल जाता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है द गुड्स अनसोल्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। एक निश्चित समय पर या एक निश्चित डेट के ऊपर ऐसा गुड जो बिकने से रह गया है, उस गुड्स को हम क्या कहेंगे? तो बच्चों इसका आंसर है, इसे हम कहेंगे अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे, ठीक है, या हम इसको स्टॉक भी कहेंगे। तो इसका आंसर है अनसोल्ड स्टॉक होता है जो गुड्स है जो अनसोल्ड होता है वो स्पेसिफाइड डेट पर बचा हुआ था, इसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। कौन से सिद्धांत के ऊपर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन लागू होता है? तो आंसर है इसका प्रिंसिपल ऑफ फोरकास्टिंग, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है फाइनेंशियल ईयर बिगन फ्रॉम। यहां पर आपको बताना है कि हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कौन सा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ऑप्शन रहे आपके सामने 1 अप्रैल, दूसरे नंबर पे लिखा है 1 जनवरी, दूसरे नेक्स्ट लिखा हुआ है 1 जुलाई एंड 1 सितंबर। तो बच्चों इसका आंसर है, गेस करिए क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो शुरू कब होता है? शुरू होता है 1 अप्रैल को। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचर टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें से एक, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेचर नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा फेसिबिलिटी, तीसरा यूजफुलनेस एंड नेक्स्ट है मॉडिफाइंग। तो इसका आंसर है बच्चों इसमें से एक ऐसा नेचर है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का या अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सिद्धांत नहीं है, और वो है आपका मॉडिफाइंग, ठीक है। ये आपका आंसर है मॉडिफाइंग। द अकाउंट ऑफ ट्रेडमार्क इज, आपको बताना है जो ट्रेडमार्क होता है वो किस प्रकार का अकाउंट होता है। ट्रेडमार्क आप सभी को पता ही है ऑब्वियसली, ठीक है। ट्रेडमार्क जो होता है एक्चुअली हमारी असेट्स होती है। क्या होती है बच्चों? हमारी असेट्स होती है, पर ये असेट्स होती है आपकी इंटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं। तो क्यों ट्रेडमार्क जो होता है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? इनटेंजिबल रियल अकाउंट। क्लियर बच्चों यहां तक? नेक्स्ट नंबर पे क्या देके रखा है? इशू ऑफ चेक द 8,000 टू पे रेंट द अकाउंट बी डेबिटेड इज। अगर हमने क्या करा है 8,000 रुपए का चेक क्या करा बच्चों? इशू करा है। क्यों इशू करा है? क्योंकि हमें रेंट देना है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या बनती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? रेंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है कलेक्टेड 35,000 रुपीज फ्रॉम डेप्टर्स। आपके जो डेप्टर्स है उससे हमें 35,000 रुपए क्या हुए बच्चों? रिसीव हुए, ठीक है। द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, बताइए कौन से अकाउंट में इसको हम क्रेडिट करेंगे या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मान लेते हैं हमारा एक डेप्टर्स है जिसका नाम है मोहन, और मोहन से हमें क्या पैसे मिल रहे। तो जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो मोहन हमारा क्या हो गया? डेप्टर्स हो गया। तो आंसर आना चाहिए कि यहां पर हमारा क्रेडिट होगा कौन सा अकाउंट? डेप्टर्स का अकाउंट क्या होगा बच्चों? क्रेडिट होगा। नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है? परचेस ऑफिस स्टेशनरी फॉर 80,000 रुपीज। यहां पर हमने क्या करा है? ऑफिस की स्टेशनरी खरीदी। कितने रुपए की? 18,000 रुपए की। द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इन कैश, बताइए यहां पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो चलिए जनरल एंट्री क्या बनेगी? स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस आल्सो डेबिट। एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट किया। तो यहां पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बच्चों? कैश अकाउंट क्या हो रहा है? यहां पर क्रेडिट हो रहा है। इशू द चेक फॉर द 70,000 टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि हमने किसी से उधार माल खरीदा है, ठीक है, हमें पेमेंट करना उसे, तो वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं।
अब क्रेडिटर्स को हमने क्या करा है, पेमेंट करा है, तो आपसे पूछे बताइए कौन सा अकाउंट होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो एंट्री बनेगी, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो रिसीवर हो जाएगा, ऑब्वियसली आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपका आंसर है यहां पर क्रेडिटर्स अकाउंट। तो हमने क्या करना है, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या करना है बच्चों, यहां पर डेबिट करना है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है कैश विदड्रॉ फॉर द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। यहां पर आपको बताना है अगर कैश क्या होता है, विड्रॉल करता है कौन, कंपनी का ऑनर या बिजनेस का ऑनर, जिसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर क्या करता है, कैश को विड्रॉल करता है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनती है बच्चों ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपका आंसर है यहां पर कैश अकाउंट। तो ऑप्शन है, सुन लीजिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, ड्रॉइंग अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और कैश अकाउंट है। इसका आंसर क्या है, कैश अकाउंट। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है द बुक इन विच ऑल अकाउंट, ठीक है, आर मेंटेन इज नो अस। यहां पर आपको बताना है ऐसी बुक जिसके अंदर सभी अकाउंट्स को क्या करते हैं बच्चों, मेंटेन करते हैं, ठीक है, सभी अकाउंट्स लिखे जाते हैं, उस बुक को हम क्या कहते हैं या उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने, क्या हम उसको कैश बुक कहते हैं, दूसरा है जर्नल, तीसरा है परचेज बुक और चौथा है लेजर। तो याद रखिएगा लेजर अकाउंट के अंदर हमारे सारे ए टू जेड अकाउंट्स क्या होते हैं बच्चों, क्रिएट होते हैं। तो इसका आंसर है लेजर अकाउंट। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है द समरी ऑफ द जर्नल एंट्री इज कॉल्ड। जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसके एंट्री के बाद हम क्या करते हैं, एक समरी लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो समरी को क्या कहते हैं, तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या है। तो इस समरी को हम कहते हैं जर्नल के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें जो एंट्रीज के बाद जो समरी बनती है उस समरी को हम कहते हैं नरेशन। क्या कहेंगे बच्चों, इसको नरेशन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न इज आल्सो नो। बताइए सेल्स रिटर्न को किस नाम से जाना जाता है। तो सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कैपिटल अकाउंट बिलोंग टू। बताइए कैपिटल अकाउंट किससे बिलोंग करता है। तो कैपिटल अकाउंट जो बिलोंग करता है वो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है, क्योंकि कैपिटल कौन लगाता है बिजनेस में, ऑनर। तो ऑनर कौन हुआ, पर्सन हुआ। तो कैपिटल अकाउंट बिलोंग करता है किससे, पर्सनल अकाउंट से। नेक्स्ट, अनरियलाइज्ड अमाउंट फ्रॉम डेब्टर्स इज रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। बताइए अगर आपने किसी को उधार माल बेचा है तो वो पर्सन आपका डेब्टर्स कहलाएगा, और यदि उस डेब्टर्स ने क्या करा, आपको पैसे नहीं दिए या वो पैसे आपके डूब गए, तो बताइए उसे किस अकाउंट में लिखा जाएगा या कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो याद रखिएगा इसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट। क्या कहेंगे बच्चों इसको, बैड डेब्ट्स अकाउंट, हिंदी में इसको बोलते हैं डूबत ऋण खाता। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है सैलरी पेड टू राम द अकाउंट बी डेबिटेड। अगर हम क्या कर रहे हैं, राम को सैलरी दे रहे हैं, तो बताइए कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो किसको सैलरी दे रहे हैं, मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है कि क्या दे रहे। तो सैलरी दे रहे, तो सैलरी हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है परचेज बुक इज आल्सो नो। बताइए परचेज बुक को हम और किस नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए परचेज बुक को हम इनवॉइस बुक के नाम से भी जानते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इनवॉइस बुक। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉन्ट्रा एंट्री इज मेड इन बुक। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी बुक में की जाती है। तो इसका आंसर है ट्रिपल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक। तो आपके दोनों आंसर सही है। आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक लिखोगे तो भी सही है, और डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कैश एंड बैंक लिखोगे तब भी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है द क्रेडिट परचेज एंड सेल्स ऑफ असेट्स आर रिकॉर्डेड इन विच बुक। तो याद रखिए जब आप क्या करते हो, सेल्स करते हो या परचेस करते हो, किसको, असेट्स को, तो हम उसे कौन सी बुक में लिखते हैं। तो इसका आंसर है इसको हम लिखते हैं जर्नल प्रॉपर बुक में। कौन सी बुक में लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर बुक में लिखाता है।
गुड्स रिटर्न टू कस्टमर आर रिकॉर्डेड इन, अगर कोई कस्टमर क्या करता है, गुड्स वापस करता है, मान लो हमने किसी को गुड्स सेल करा और वो गुड्स हमें यदि वापस आ रहा है तो उस गुड्स को क्या कहेंगे, तो उस गुड्स को हम कहते हैं परचेस रिटर्न। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है द बुक इज ट्रीटेड एज सब्सिडायरी एंड प्रिंसिपल बुक बोथ। यहां पर एक ऐसी बुक है जिसको हम ट्रीट करते हैं, सब्सिडायरी के रूप में भी ट्रीट करते हैं और इसको प्रिंसिपल बुक के रूप में भी ट्रीट करते हैं। इस बुक को हम क्या कहते हैं, तो बहुत ही शानदार बुक है, उसको हम बोलते हैं कैश बुक कहेंगे। कैश बुक को हम सब्सिडायरी और प्रिंसिपल बुक दोनों ही प्रकार से क्या करते हैं बच्चों, ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, विच डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड इन द केस ऑफ परचेज रिटर्न। कौन सा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जब माल हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब हमने माल खरीदा और माल खरीदने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस गुड्स को वापस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, तो बेटा उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं डेबिट नोट। क्या कहेंगे बच्चों इसको, डेबिट नोट। नेक्स्ट लिखा हुआ है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम शो दैट, बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बैंक ओवरड्राफ्ट। तो याद रखिएगा, अगर बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है एंट्री ऑफ कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, अगर आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, किसकी एंट्री कर रहे हो, अगर आपने ऑफिस यूज के लिए अगर कैश विड्रॉल किया है, अगर आप उसकी एंट्री कर रहे हो तो उसके लिए कौन सी एंट्री बनेगी। ऑप्शन है आपके सामने, कॉन्ट्रा एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, रिवर्स एंट्री या ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, जब भी हम कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से तो इसके लिए बनती है बच्चों कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। ठीक है बच्चों, यहां पे समझ में आया। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये रहा, द एंट्री आर डन इन द जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्री की जाती है, तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने, एडजस्टमेंट एंट्री, दूसरा है रेक्टिफिकेशन एंट्री, तीसरा है ट्रांसफर एंट्री और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, जर्नल प्रॉपर के अंदर सभी प्रकार की एंट्री की जाती है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो एज अ इनवॉइस बुक। इसमें से एक ऐसी बुक है जिसको हम इनवॉइस बुक के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो याद रखिएगा, इनवॉइस बुक को हम परचेज बुक के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, परचेज बुक। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू। पहली बात, टोटल सेल्स किसको बोलते हैं, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, तो ये हो जाएगी आपकी टोटल सेल्स। उसमें से हमने सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया। अब आपके पास जो सेल्स आ रही है उस सेल्स को हम क्या कहेंगे, तो बेटा इस सेल्स को कहते हैं हम नेट सेल्स। क्या कहेंगे बच्चों इसको, नेट सेल्स। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है द अमाउंट ऑफ इनकम अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट। ठीक है, अगर बिजनेस में कोई इनकम हो रही है, अब उस इनकम को हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो याद रखिएगा इसका अकाउंट इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितनी भी इनकम होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होती है बच्चों, ट्रांसफर होती है। इनकम ट्रांसफर होगी हमेशा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है द फॉर बीच अकाउंट द एंट्री ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर ट्रांसफर। आप ये बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स की एंट्री की जाती है। तो याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर केवल एक ही अकाउंट की एंट्री की जाती है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट लिखा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनकम भी लिखी जाती है और एक्सपेंसेस भी लिखे जाते हैं, इसलिए इसका आंसर है नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है विच अकाउंट आर क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कौन कौन से अकाउंट्स
क्लोज किए जाते हैं अकाउंटिंग ईयर में। अब अकाउंटिंग ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब हमारा अकाउंट क्लोज होता है तो कौन कौन से ऐसे अकाउंट है जो क्लोज किए जाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए इसका गुड्स अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो दोनों अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं। कौन कौन से? गुड्स अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट को क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिटर्न इन परचेस अकाउंट? परचेस अकाउंट के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शंस को लिखा? परचेस अकाउंट की बात कर रहा हूं, परचेस बुक की नहीं। तो परचेस अकाउंट के अंदर चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट, दोनों ही प्रकार के ट्रांजेक्शन करते हैं। मतलब आप नगद माल खरीदो तब भी परचेस अकाउंट में लिखाएगा, चाहे आप उधार माल खरीदो तब भी ये परचेस अकाउंट में बच्चों लिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्या रहा, ध्यान सुनिएगा, एंट्री इज लेजर कॉल्ड। जब हम लेजर में कोई एंट्री करते हैं, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, जब हम लेजर में कोई एंट्री करते हैं तो इस एंट्री करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? पहला जर्नलाइजिंग, दूसरा पोस्टिंग, तीसरा समराइजिंग एंड नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, जर्नल में जब हम एंट्री करते हैं तो उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, लेजर में जब हम इसको एंट्री करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। क्या कहेंगे बच्चों? इसको पोस्टिंग कहेंगे। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, द डेबिट बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट इज रिटर्न। ध्यान से सुनिएगा, द डेबिट बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट को कहां लिखा जाता है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन ये रहे, पहला असेट्स अकाउंट, दूसरा लायबिलिटीज अकाउंट, तीसरा बोथ ऑफ दिस और चौथा नन ऑफ दिस। तो यहां पर इसका आंसर है बच्चों बोथ ऑफ दिस, क्योंकि यहां पर पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को हम दोनों जगह लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट मीन्स। जब हम अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, पहला टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस, दूसरा टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस, तीसरा डिफरेंस इन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एंड नेक्स्ट नन ऑफ दिस। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को जिधर भी कम होता है, चाहे वो डेबिट में कम हो चाहे वो क्रेडिट में कम हो, उधर लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग करना कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, कैश बुक इज अ जर्नल। ठीक है, कैश बुक क्या है? ठीक है, तो आपको बताना होना चाहिए, मैंने आपको इसका आंसर पहले भी आ चुका है कि कैश बुक जो होती है वो सब्सिडायरी बुक्स और प्रिंसिपल बुक। तो फिलहाल यहां पर इसका आंसर है सब्सिडायरी बुक्स। तो कैश बुक क्या आपकी? सब्सिडायरी बुक्स। नेक्स्ट लिखा हुआ, असेट्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर एंटर्ड इन। अगर आप किसी असेट्स को बेच रहे हो, गुड्स को नहीं, असेट्स को, अगर आप किसी असेट्स को बेच रहे हो तो इसकी एंट्री कहां करेंगे? तो इसका आंसर है, इसकी एंट्री हम करते हैं जर्नल प्रॉपर में। कहां करेंगे बच्चों इसकी एंट्री? जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द परचेज बुक ऑफ गुड्स ऑन आर रिकॉर्डेड। याद रखिएगा, अगर परचेज कर रहे हैं, और परचेज कैसे कर रहे हैं बेटा हम, परचेज बुक अगर हम बनाते हैं तो इसमें कौन सी एंट्री की जाती है? परचेस अकाउंट के अंदर कैश ट्रांजैक्शन, कैश परचेस की एंट्री भी करते हैं, क्रेडिट परचेस की भी एंट्री करते हैं, लेकिन परचेस बुक के अंदर केवल और केवल क्रेडिट परचेस की एंट्री यहां पर होती है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है क्रेडिट परचेस। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, स्टॉक इन इंक्लूडेड इन नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कौन से स्टॉक को इंक्लूड नहीं किया जाता है? चलिए बताइए फटाफट, कौन सा स्टॉक? हाँ, वेरी गुड, सही साहब आपने, क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट नंबर लिखा था, द अकाउंट आर प्रिपेयर्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। आपको बताना है ट्रायल बैलेंस की सहायता से कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो इसका सिंपल सा अकाउंट है, इससे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है आपके ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग। अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जो कंप्लीटली क्या हुआ है? ओमिटेड होगा, भूल गए, लिखने से भूल गए, तो इस एरर को हम क्या कहेंगे?
तो बेटा इस एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। क्या कहेंगे इसको हम? एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है आपका विच एरर कैन बी डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर ऐसी कौन सी एरर नहीं पकड़ी जाती है? तो इसका आंसर है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं पकड़ी जाती है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है सर? ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। देन विच स्टॉक नॉट रिटर्न। तो बताइए कौन सा स्टॉक को हम इसमें लिखेंगे ही नहीं? तो बेटा इसका आंसर है इसके अंदर फिर हम ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या देके रखा है? द डिफरेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर टू। अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है तो बच्चों उसको हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए सर इसको सस्पेंस अकाउंट में क्या करते हैं? हम ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे दिखा है द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का नेचर किस प्रकृति का होता है? सस्पेंस अकाउंट। तो आपका आंसर होना चाहिए सर ये टेम्परेरी होता है। क्यों टेम्परेरी होता है? क्योंकि फिलहाल ट्रायल बैलेंस के ऊपर अगर आपको कोई जो डिफरेंस है वो पता नहीं चल रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो भी डिफरेंस होता है वो ट्रांसफर कर देते हैं हम कहां पर? सस्पेंस अकाउंट में। फिर इसके बाद में हम इसकी जानकारी निकालते हैं कहां मिस्टेक हुई। तो सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करते हैं? टेम्परेरी अकाउंट कहते हैं, क्योंकि ये कुछ दिनों की बात है या कुछ समय की बात है। जब गलती का पता चल जाएगा तो हम इस सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे? राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ कर देंगे बुक में से। और बस यहाँ तक था। 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं और ऑब्जेक्टिव करके जरूर जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज है जो आपको पास या फेल करवा सकती है। इसलिए कभी भी ऑब्जेक्टिव के अंदर प्लीज प्लीज तुक्के मत मारना, पढ़ के जाइए, क्योंकि पढ़ा हुआ हम भूलते नहीं है। ठीक है, वीडियो को आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसी बात हुई थी। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप भूल सकते हो, लेकिन अगर आप वीडियो देख के अगर पढ़ोगे या इस वीडियो को देख लोगे तो कम से कम आपको बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी बच्चों? याद रहेगी। क्योंकि कहते हैं लिखा हुआ तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वो कभी भी हम भूल नहीं पाते। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।